हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि 67th बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 67th बीपीएससी रिलेटेड क्या नोटिफिकेशन है उसके बारे में जानेंगे। इसके प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा यानी मेंस का क्या सिलेबस है उस पर बात करेंगे, और साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी। ठीक है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस पर बात करेंगे, और इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को देखेंगे, किन सेक्शंस को हमें तैयार करना है। आपको पता होगा कि बीपीएससी ने अपना प्रीलिम्स का एग्ज़ाम का डेट 12 दिसंबर को रखा है। ठीक है, हो सकता है इसमें कुछ संशोधन हो। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी पंचायत चुनाव हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि सीडीपीओ के एग्ज़ाम को बीपीएससी ने अभी पोस्टपोन किया है। ठीक है, तो हो सकता है उसके अनुसार डेट थोड़ा सा रीसफल हो सकता है, बट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रीसफल नहीं होने की संभावना नहीं है। अगर वो डेट बढ़ता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह या फिर 15 दिन के लिए वो हो सकता है। ये एक अनुमान है। ठीक है, ये मेरा एक अनुमान है। इसमें कितनी सत्यता होगी वो तो बाद में पता चलेगा, बट हम 12 दिसंबर को ही मानकर अपना प्रिपरेशन जारी रखेंगे। इसका मतलब कि 12 दिसंबर आज का डेट है 25 सितंबर, तो 15 डेज़ एंड 2 मंथ्स, 15 डेज़ एंड 2 मंथ यानी 2.5 महीना है हमारे पास, और 2.5 महीना में हमें प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करना है। तो हमारा अभी सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए प्रीलिम्स। उसके बाद हम मेंस की स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पे बात करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 67th का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है बीपीएससी का। इसमें कुल 555 आप नीचे देख सकते हैं। नीचे जो टोटल वैकेंसी है वो 555 अभी तक का वैकेंसी है। देखिए, बाद में भी कुछ सीटें ऐड होती हैं, तो अभी जो वैकेंसी है, जो नोटिफिकेशन में निकला है, वो 555 सीटों के लिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे। इसमें से बिहार प्रशासनिक सेवा से टोटल 88 रिक्तियाँ मिली हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे टोटल 88 रिक्तियां हैं बिहार प्रशासनिक सेवा से। बिहार वित्त सेवा के कितने पद रिक्तियां आई हैं? 21। बिहार वित्त सेवा यानी बिहार फाइनेंस सर्विस से 21 सीट वैकेंसी आई हैं। ठीक है, उसके बाद बिहार निर्वाचन सेवा यानी इलेक्शन सर्विस, बिहार इलेक्शन सर्विस, जिसमें आपको इलेक्शन ऑफिसर बनाया जाएगा, निर्वाचन पदाधिकारी बनाया जाएगा। उससे कितनी सीटें हैं? उससे सीटों की संख्या 4 है। टोटल सीटें कितनी हैं? 4 हैं। बिहार शिक्षा सेवा, बिहार एजुकेशन सर्विस से, जो कि शिक्षा विभाग के अंदर आता है, उसमें कितनी रिक्तियां हैं? टोटल रिक्तियां हैं 12। 12। नेक्स्ट है श्रम अधीक्षक, बिहार श्रम सेवा यानी बिहार लेबर सर्विस। ठीक है, उसमें कितनी रिक्तियां हैं? उसमें 2। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा रिक्तियां हैं वो है ग्रामीण विकास पदाधिकारी यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर से 133 रिक्तियां हैं। ठीक है, 133 रिक्तियां हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा रिक्तियां बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग से है,
यानी उसमें आपको ग्रामीण विकास पदाधिकारी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बनाया जाएगा, ठीक है, और उससे 133 रिक्तियां हैं। नगर कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार नगर पालिका सेवा से, ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज सर्विस से कितनी रिक्तियां हैं? 110, यानी ग्रामीण विकास पदाधिकारी और नगर कार्यपालक पदाधिकारी से सबसे ज़्यादा रिक्तियां हैं, दोनों मिलाकर 143 है, 143 है, सॉरी 243 है, 243। ओके, तो ये सारे जो हैं रिक्तियां इस नोटिफिकेशन में दी गई हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या है कि बिहार प्रशासनिक सेवा से, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से टोटल 88 रिक्तियां हैं, जो कि एक अच्छा संख्या माना जाता है। इसलिए आप अपने प्रिपरेशन को धार दें, क्योंकि इस बार एसडीएम का पोस्ट काफ़ी ज़्यादा निकला है, ठीक है, 88 पोस्ट है, और थोड़ी सी मेहनत करने पे आप एसडीएम का पोस्ट पा सकेंगे। अब नेक्स्ट बातें हमारा जो सिलेबस है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और एग्ज़ाम का पैटर्न है, उस पर बात करेंगे, ठीक है, ताकि हम एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ सकें और उसके अनुसार अपनी तैयारी कर सकें। खासकर ये उन लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो पहली बार इस तैयारी में आए हैं। ओके, तो जैसा कि हम देख रहे हैं, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना निम्नलिखित होगी, यानी जो कंबाइंड एग्जामिनेशन होगा सारे वैकेंसीज़ के लिए, उसकी जो परीक्षा संरचना यानी जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो फॉलोइंग होगा, ठीक है, निम्नलिखित होगा। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा को भाग 1 से डिनोट किया गया है। तो प्रारंभिक परीक्षा संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा समान अध्ययन विषय की होगी, यानी जनरल स्टडीज़ की होगी। जनरल स्टडीज़ मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुकल्पीय होंगे। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव होगा, बहुकल्पीय मतलब बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, जैसा कि आप लोग जानते हैं 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, और जनरली वो टाइम 12 से 2 ही फिक्स किया गया है। और कितने अंक होंगे? टोटल अंक होंगे 150। टोटल अंक कितने होंगे? 150। प्रश्नवार बहुकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी, यानी ये क्या होगा? ये स्क्रीनिंग राउंड है, ठीक है। इसमें आपको बस कट ऑफ क्लियर करना है, इसका मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट में नहीं जुटेगा, ठीक है। और ऐसा बोला गया है कि मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की 10 गुना होगी। रिक्तियां कितनी हैं अभी? 555, ठीक है। इसका 10 गुना मेंस के लिए चुना जाएगा, ठीक है। कोटिवार सामान्य कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले से उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए होगा। हर कोटि के लिए जो डिफरेंट रिजर्वेशन का जो कोटि है उसके अलग अलग कट ऑफ जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं। तो इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, ठीक है, साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है सामान्य विज्ञान, यानी जनरल साइंस। जनरल साइंस से क्वेश्चन रहेगा। अब जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सामान्य प्रश्न, सामान्य मतलब जनरल क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि 10th लेवल का वो सिलेबस कवर करता है, 10th लेवल का। और सामान्य प्रश्न, तो प्रश्नों का नेचर कैसा होता है? सामान्य विज्ञान में, जनरल साइंस में ज़्यादातर अप्लाइड क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। जैसे आकाश का रंग नीला है, क्यों? तो इस तरह के अप्लाइड क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा अंदर कंसेप्ट में जाके क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। केमिस्ट्री में से भी कैसे क्वेश्चन आते हैं? जैसे किसी कंपाउंड का फार्मूला पूछ लेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला पूछ लिया, मतलब अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं।
और बेसिक्स क्वेश्चन मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। दूसरा है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी करेंट अफेयर्स, और उसमें दोनों लेना है हमें, राष्ट्रीय भी और अंतर्राष्ट्रीय भी, मतलब नेशनल न्यूज़ भी कवर करना है और इंटरनेशनल न्यूज़ भी। नेशनल न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, और इंटरनेशनल न्यूज़ में जो कि इम्पॉर्टेंट अभी घटनाएं एक साल के अंदर जो भी इम्पॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। अब जैसे आपने सुना होगा कि अभी अफ़गानिस्तान क्राइसिस चल रहा है, तो अफ़गानिस्तान से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी, जैसे कंधार कहाँ है, ठीक है, या फिर तालिबान के बारे में कुछ पूछा जा सकता है, अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति कौन हैं वो पूछा जा सकता है, मतलब तालिबान के कब्जे से पहले अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे वो पूछा जा सकता है। तो जो भी इम्पॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे या राष्ट्रीय लेवल पे, उनसे रिलेटेड फैक्ट पूछा जाएगा। तो हमारे पढ़ने का थोड़ा सा तरीका अलग होना चाहिए। जैसे कोई तूफ़ान आया, कोई साइक्लोन आया, तो उस साइक्लोन से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो जो भी घटनाएं हो रही हैं उससे रिलेटेड जो फैक्ट है उसे हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारत का इतिहास। अब यहाँ पे भारत का इतिहास का मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें एंशिएंट, मिडाबल और मॉडर्न तीनों आ सकता है, यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीनों सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, तो यहाँ साफ साफ शब्दों में दे दिया है कि भारत का जो इतिहास है उसके साथ साथ बिहार का भी इतिहास के प्रमुख विशेषताएं पूछी जाएंगी। यानी हिस्ट्री में दो तरह की क्वेश्चन आ सकते हैं, एक इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, या फिर और दूसरा बिहार के हिस्ट्री से जो प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रमुख घटनाएं हुई हैं, वो सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। तो बिहार के हिस्ट्री में भी आधुनिक बिहार, मध्यकालीन बिहार और प्राचीन बिहार से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है हिस्ट्री का। मतलब अगर भारत और बिहार के इतिहास को टोटल मिला दें तो 40 से 50 क्वेश्चन इस सेक्शन से आता है। ठीक है, 40 से 50 क्वेश्चन इस सेक्शन से आता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सामान्य विज्ञान से 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं उससे भी लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स, तो ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सामान्य भूगोल जनरल ज्योग्राफी में जो मैंने लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन एनालाइज किया है उसमें मुझे जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन लगा है वो है मैप वर्क। ठीक है, मैप वर्क। भूगोल में ज़्यादातर क्वेश्चन मैप वर्क से पूछते हैं। मैप वर्क मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो मैप है हमारा, ठीक है, जो लोकेशन है उससे क्वेश्चन रहता है। जैसे ये डेजर्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, ये नदियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, किस नदी के द्वारा चाइना और रशिया का बाउंड्री बनाया जाता है, ठीक है, ये घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको क्या करना है इस सेक्शन के लिए, एटलस उठाना है। ठीक है, एटलस, कौन सा एटलस, आपको ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस लेना है और वहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो भी डेजर्ट हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, दो देश की जो बाउंड्रीज़ हैं, इन सारे को लोकेट करके पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि क्वेश्चन आता है कैस्पियन सी के चारों तरफ कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, तो जो भी इम्पोर्टेंट ओशन है या फिर सी है उससे कौन कौन सा कंट्री टच कर रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और सबसे अच्छा इसका तरीका है कि आप एक एक कंटिनेंट को उठाएं, जैसे अफ्रीका को उठाएं। ठीक है, अफ्रीका महादेश को उठाएं और अफ्रीका में जितने भी इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं उनको लोकेट कर लें। हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है अफ्रीका का, डेजर्ट हैं वो, जैसे सहारा डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट है, इन सारे को आप मैप पे लोकेट कर लें। ठीक है, उसके बाद अगर कोई नदी बाउंड्री बना रही है तो उसको ज़रूर आप याद रखें। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा।
और जितने भी सीज हैं उनसे कौन कौन से, जैसे मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी, इससे कौन कौन से कंट्री टच कर रहे हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी मैप वर्क पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल वो ध्यान रखना है। उसके बाद मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, कौन से मिनरल किस देश में पाए जा रहे हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और कौन सी प्रजाति, कौन सा ट्राइब किस देश के का स्पेसिफिकेशन है वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ज्योग्राफी में क्या इंपॉर्टेंट है कि हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट, मतलब हाईएस्ट माउंटेन, हाईएस्ट बड़ा, सबसे बड़ा डेजर्ट, सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो दैट इज़ जनरल ज्योग्राफी। ओके, सामान्य भूगोल के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस का पार्ट है वो है बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ। देखिए नदियाँ अलग से दिया हुआ है, तो बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग मतलब जियोग्राफिकल जो पार्ट है बिहार का वो देखना है कौन कौन से भाग हैं। ज्योग्राफिकल पार्ट कौन कौन है बिहार का, जैसे नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार। अब नॉर्थ बिहार, अब जैसे अगर हम बिहार को डिवाइड करना चाहें तो बहुत माउंटेन्स में जो नॉर्दर्न बिहार है वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, तो माउंटेन पार्ट से, ठीक है। जैसे हिमालय के जो तराई है शिवालिक हिल, वहाँ से हम चंपारण जो हमारा वेस्ट चंपारण वाला रीजन है वो कैसा है, माउंटेनियस रीजन है। उसके बाद माउंटेन के बाद प्लेन रीजन है, ठीक है। उसके बाद कुछ पठारी रीजन है, जैसे साउथ बिहार है वो पठारी है, कैमूर की पठारियाँ, ठीक है, या फिर छोटा नागपुर की पठारियाँ जो झारखंड और बिहार के बॉर्डर पे है। तो इस तरह से हमें एक स्पेसिफिकेशन करना है बिहार का, ठीक है, कौन कौन से ज्योग्राफिकल पार्ट हैं बिहार के वो देखना है। और नदियों को इन्होंने अलग से मेंशन किया है, यानी नदियां हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, नदियों को भी हमें ध्यान में रखना है कि कौन सी नदी किस डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सी नदी गंगा में कहाँ पे, किस जगह पे मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें नदियों को तैयार करना है मैप वर्क के थ्रू। हमेशा ज्योग्राफी में कुछ भी तैयार करें वो मैप के थ्रू तैयार करें ताकि वो लंबे समय तक आपको याद रहे और क्लियरिटी हो। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है भारत की राज्य व्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, ठीक है, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था। तो भारत की राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटिकल सेटअप ऑफ इंडिया, यानी पॉलिटी से ये सेक्शन है, पॉलिटी का ये सेक्शन है, ठीक है। तो भारत की राज्य व्यवस्था हमें देखना है और आर्थिक व्यवस्था भी। आर्थिक व्यवस्था का मतलब इकोनॉमिक सेटअप कैसा है, ठीक है। तो वो सारे चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में हमें सिलेबस में दिया हुआ है। उसके बाद आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, तो ये इम्पॉर्टेंट अलग से मेंशन किया है कि आज़ादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में प्रमुख जो चेंजेस आए वो कौन कौन से चेंजेस आए, ठीक है। ये हमें ध्यान में रखना है कि कैसे बिहार में कुछ इंडस्ट्री डेवलप हुआ, फिर बाद में वो इंडस्ट्री कैसे ख़त्म हो गए, ठीक है। बिहार में पहले कौन से फसलों की प्रधानता थी, अभी बिहार में कौन से फसल उगाए जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। एग्रीकल्चर के अलावा बिहार में और कौन कौन से उद्योग हैं, जैसे आपको पता होगा कि भागलपुर में वस्त्र उद्योग है, ये रेशम वस्त्र उद्योग है, ठीक है। और भी बिहार में कई जगह पे उद्योग हैं, तो उनके बारे में ध्यान में रखना है। आपने देखा होगा कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके लिए मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, और बजट, बिहार का बजट और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा कि बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में हमें पता चलेगा। भारत का आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, ये अलग से सेक्शन दिया हुआ है, यानी भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें बिहार की क्या भूमिका रही। तो हम फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया तो पढ़ेंगे ही, साथ में साथ बिहार से, जैसे हम भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ रहे हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ रहे हैं, तो उसमें बिहार से क्या कंट्रीब्यूशन रहा, बिहार से कौन कौन नेता रहे, और भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट बिहार में किन किन जगहों पे हुआ। उसी तरह अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ रहे हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें ये भी पढ़ना है कि बिहार से सविनय अवज्ञा आंदोलन में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन रहा और किन किन जगहों पे सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया और उससे रिलेटेड कौन कौन से नेता थे। तो इस तरह से सिलेबस को एनालाइज करके हमें पढ़ना है ताकि हम प्रीलिम्स के हर पार्ट को कवर कर सकें।
इसमें बिहार का योगदान। सामान्य मानसिक योग्यता में क्या आता है, इस सेक्शन में 10 क्वेश्चन मैथ से पूछे जाते हैं, जो कि आपकी मेंटल एनालिटिकल एबिलिटी को चेक करता है, ठीक है। और ये 10th लेवल का मैथ होता है, 10 क्वेश्चन आते हैं इसमें। देखिए, इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता है। अब हम अगर मुख्य परीक्षा को एनालाइज करें, यानी मेंस के एग्ज़ाम को एनालाइज करें जो भाग 2 में है, तो अगर आप प्री क्लियर करते हैं तो आपको मेंस देने को मिलेगा। और मेंस जो है उसमें 3 पेपर होते हैं, मतलब अगर देखा जाए तो 4 पेपर होता है, 4 पेपर होता है, जिसमें 2 जीएस का पेपर, एक हिंदी का पेपर और एक ऐच्छिक विषय यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। सामान्य हिंदी का जो विषय होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब हिंदी का जो स्कोर है, मार्क्स है, वो फाइनल रिजल्ट में ऐड नहीं होता है। हिंदी में सिर्फ हमें क्वालिफाई करना रहता है। और समान अध्ययन के 2 प्रश्न पत्र होते हैं, एक हुआ हिंदी और समान अध्ययन के 2, 3 और एक ऑप्शनल, 4 पेपर पूछा जाता है। तो समान अध्ययन प्रथम पत्र और समान अध्ययन द्वितीय पत्र, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। समान अध्ययन फर्स्ट पेपर में कौन कौन से एक मेजर मैं डिवीजन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दिया होगा समान अध्ययन प्रश्न पत्र के बारे में यहाँ नहीं दिया हुआ है। प्रत्येक पत्र, चाहे वो समान अध्ययन का 2 पत्र हो या फिर ऑप्शनल का पेपर हो, प्रत्येक पेपर 300 अंकों का होगा, ठीक है। समान अध्ययन और हमारा जो ऑप्शनल है ये 300 मार्क्स का होगा। और हिंदी जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। तो हिंदी 100 मार्क्स का है, इसे हमें क्वालिफाई करना है। और जो 2 जीएस के पेपर हैं वो 300 मार्क्स के होंगे, और जो ऑप्शनल का पेपर एक पेपर होगा वो भी 300 मार्क्स का होगा। ऑप्शनल पेपर में ये सारे ऑप्शनल दिए हुए हैं: एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये सारे पेपर, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स, जूलॉजी, ये सारे पेपर हम ऑप्शनल इनमें से किसी एक विषय को हम चुन सकते हैं। ओके, तो मुख्य जो जीएस का पेपर होगा वो 2 पेपर होगा, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। तो जो डिवीज़न है जीएस पेपर 1 में, तो जीएस पेपर 1 में जो मेन डिवीज़न है वो है भारत का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, करेंट अफेयर्स और स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी कितने मार्क्स का आता है? 72 मार्क्स का आता है सांख्यिकी। 2 क्वेश्चन होते हैं 36 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन होते हैं सांख्यिकी से, स्टैटिस्टिक्स से। और पेपर 2 में का जो सिलेबस है वो है ज्योग्राफी। कैसा ज्योग्राफी आता है? इकोनॉमिक ज्योग्राफी आता है, यानी आर्थिक भूगोल आता है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का टाइप का क्वेश्चन आएगा। टिपिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी कम आता है, ज़्यादातर कैसा क्वेश्चन आता है? इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल। दूसरा इकोनॉमिक्स यानी आर्थिकी, उसके बाद पॉलिटी, ठीक है, और लास्ट जो सेक्शन है वो साइंस एंड टेक, ठीक है। ये कुछ मतलब डिवीज़न है जीएस पेपर 2 के, ठीक है। तो मेंस पे हम अलग से इस पे डिस्कशन करेंगे कि मेंस में कौन कौन से पेपर हैं और उसकी तैयारी हम कैसे करेंगे। तो हमारा अभी फोकस क्या होगा? प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में जो मैंने बताया कि मेन स्ट्रेटजी क्या है, तो प्रीलिम्स में 4 इम्पॉर्टेंट सेक्शन हैं, जिस पे अगर आप पकड़ कर लिए तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है हिस्ट्री। इसमें, ठीक है, हिस्ट्री से अगर बिहार की हिस्ट्री मिला दें तो टोटल 40 to 50 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दूसरा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है साइंस से 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है करंट अफेयर्स, कम से कम 30 क्वेश्चन आएंगे इससे, ठीक है। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो है बिहार स्पेशल, यानी जिसमें बिहार का भूगोल, बिहार की आर्थिकी, बिहार से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारी चीज़ें, जनगणना से रिलेटेड। तो ये 4 सेक्शन पे आपने अगर कमांड कर लिया तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे। और
इसके अलावा अगर आप स्कोर अपना बढ़ाना चाहते हैं तो पॉलिटी बहुत ही इजी सेक्शन है, बहुत ही इजी आता है पॉलिटी, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों पे कमांड करके आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बुक की बात करें, अगर हम बुक की बात करें तो हिस्ट्री के लिए अगर आपको कंसेप्ट डेवलप करना है हिस्ट्री में, देखिए बीपीएससी में कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आने लगे हैं आजकल, तो स्पेक्ट्रम की बुक बहुत अच्छी है, खासकर मॉडर्न इंडिया के लिए। मॉडर्न इंडिया के लिए, आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ें आप, ठीक है। और मध्यकालीन और आधुनिक भारत के लिए, एंशिएंट और मिडाइवल इंडिया के लिए आप एनसीईआरटी पे फोकस कर सकते हैं। मॉडर्न इंडिया थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आता है, मॉडर्न इंडिया से काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो मॉडर्न इंडिया के लिए, आधुनिक भारत के लिए आप स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ें, ठीक है। और मिडाइवल, मध्यकालीन और एंशिएंट इंडिया के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको फैक्चुअल चीज़ें थोड़ा अच्छा करना है, फैक्चुअल चीज़ें मतलब फैक्चुअल क्वेश्चंस को ज़्यादा करना है, अच्छा करना है, उस पर कमांड करना है, तो आप लूसेंट के साथ साथ जो घटना चक्र की क्वेश्चन बैंक है, घटना चक्र का जो क्वेश्चन बैंक है उसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। घटना चक्र का जो क्वेश्चन बैंक है उसको आप लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, एक तो आपका प्रैक्टिस भी होगा, साथ में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उस पर आपका कमांड हो जाएगा। दूसरा सेक्शन जो मैंने बताया साइंस, तो साइंस में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। लूसेंट का जो साइंस का जो पार्ट है, जो साइंस का जो सेक्शन है, उससे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं वो एक और काम कर सकते हैं कि लूसेंट का एक साइंस का अलग से बुक आता है, लूसेंट का साइंस का अलग से बुक आता है, उस बुक को आप पढ़ सकते हैं। तीसरा है करेंट अफेयर्स। देखिए करेंट अफेयर्स तो करेंट अफेयर्स की सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जीके टुडे एक बेस्ट सोर्स हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत बार यूपीएससी के एग्ज़ाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन जीके टुडे से, मतलब मुझे दिखा है, हो सकता है ये कॉन्सिडेंस हो, लेकिन ऐसा मुझे दिखा है कि कई क्वेश्चंस वहाँ से रहे हैं। तो जीके इंग्लिश वालों के लिए जीके टुडे एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हो सकता है, ठीक है। वो रेगुलर डे बाय डे वो अपडेशन होता है उस पर। साथ ही साथ लास्ट में आप एसपीडी या फिर कोई और जो निकलता है, कोई और मैगजीन जो लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम में निकाला जाता है, उस पर भी आप उसको कवर कर सकते हैं। हिंदी वालों के लिए करंट अफेयर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स मेरे अनुसार घटना चक्र का जो मंथली उनका मैगजीन आता है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट कि इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। घटना चक्र का जो आता है मंथली मैगजीन करंट अफेयर्स के लिए, वो आप कवर कर सकते हैं। आपको बस ध्यान देना है कि जो भी घटनाएं हो रही हैं, करंट इवेंट्स हो रहा है, उसको आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स है उस फैक्ट को तैयार करना है, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन आता है। और जो स्पोर्ट्स का सेक्शन है, ठीक है, खेल का जो सेक्शन है, जैसे अभी टोक्यो में ओलंपिक हुआ, तो ओलंपिक के साथ साथ पैरा ओलंपिक को भी आपको कवर करना है। ये इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन जरूर रहेगा ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से। उसके बाद आईपीएल से क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ इवेंट्स हैं स्पोर्ट्स में। फिर जो भी ग्रैंड स्लैम होते हैं, विंबलडन, यूएस ओपन, ठीक है, तो ये सारों से ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फिर कुछ अवार्ड दिए जाते हैं खेल में या फिर दूसरे में, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है अवार्ड, ठीक है। उसके साथ साथ जो इंडेक्स निकाला जाता है, ठीक है, आपने देखा होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो ये इंडेक्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये इन सारे टॉपिक्स पे आपको कमांड करना है, इंडेक्स आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर किसी देश का राष्ट्रपति, नया कोई राष्ट्रपति बना है और वो बहुत ही पॉपुलर है, तो उस देश का राष्ट्रपति भी आपसे पूछा जा सकता है। कोई अवार्ड दिया गया है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। बुक्स एंड ऑथर्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे अमित शाह ने कोई बुक लिखा, ठीक है, कोई बड़ा पर्सनालिटी और बुक लिखा, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि उस बुक को हम कवर करें। तो ये हो गई करंट अफेयर्स के बाद। जो चौथा इंपॉर्टेंट सेक्शन है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के लिए
जो मुझे बहुत ही अच्छा एक सोर्स मिला है, जो हिंदी में वो सोर्स है, इम्तियाज़ अहमद की बुक पढ़ सकते हैं आप। इम्तियाज़ अहमद के साथ साथ बिहार का बजट और बिहार की इकोनॉमिक सर्वे, अगर उसका समरी आपको कहीं से मिलता है तो बिहार का बजट और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे जरूर पढ़ें, क्योंकि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी आपको ये फ़ायदा करेगा। बिहार का बजट और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, अगर आपके पास टाइम हो तो अच्छे से बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का बजट पढ़ें, खासकर बिहार का बजट। अब बिहार के बजट में क्या पढ़ेंगे, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे बिहार के, तारकेश्वर प्रसाद, उनका जो बजट स्पीच है उसको जरूर सुने, उसका बजट स्पीच उसको एक बार पढ़ लें। उसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, उससे बहुत, इस स्थान पे ये फैक्ट्री आने वाला है, ठीक है, इस जगह पे ये काम होने वाला है, तो ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो बिहार से रिलेटेड हो गया। इम्तियाज़ अहमद की बुक पढ़ें, और इम्तियाज़ अहमद की एक ऑब्जेक्टिव की भी बुक आती है, उस ऑब्जेक्टिव की बुक को आप जरूर पढ़ें, उससे क्वेश्चंस रहता है। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बाकी पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास टाइम उतना नहीं है तो आप लुसेंट भी पढ़ के, क्योंकि पॉलिटी से बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर मेंस के लिए भी आपको काम करना है तो साथ ही में आप एक बार लक्ष्मीकांत जरूर पढ़ लें, ठीक है, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना लें, ठीक है। ज्योग्राफी का मैंने बताया था, मैप वर्क करना है, ज़्यादा ज्योग्राफी डीप में नहीं पढ़ना है, कंसेप्चुअल चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपको मैप वर्क पे ज़्यादा ध्यान देना है, कम टाइम में मैप वर्क पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ये सारे कुछ सेक्शन हैं जहाँ से जिस पे आप कमांड करके आप स्कोर को बढ़ा सकते हैं। देखिए पिछले साल 108 गया था कट ऑफ जनरल का, हो सकता है इस बार 1-2 मार्क्स ज़्यादा हो, तो आपको 110 के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना है, 110 मार्क्स के लिए अगर आप जनरल में हैं तो इस तरह से आप स्ट्रेटजी बनाइए। 2.5 महीने बहुत होते हैं, बिलीव कीजिए 2.5 महीने बहुत होते हैं। 2.5 महीने आपने अगर टाइम को अच्छे से यूटिलाइज किया तो आप प्रीलिम्स क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपका सारा फोकस प्रीलिम्स में होना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन निकल चुका है, ठीक है। और आपको आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दें, ठीक है। और प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद हम मेंस के स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, मेंस पे हम काम करेंगे, मेंस के पेपर को डिस्कस करेंगे, मेंस के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, और साथ में राइटिंग स्किल सीखेंगे। तो अभी सिर्फ और सिर्फ अभी आपका फोकस पूरा प्रीलिम्स पे होना चाहिए। इसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना स्टार्ट किया है, तो बिलीव करें इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करते हैं तो जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है उससे रिलेटेड जो फैक्ट होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर स्टेट पीसीएस वाले एग्जाम में। तो अभी मैं 66 बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर रहा हूँ, इसके बाद 65th का करूँगा, 64th का करूँगा, और ट्राई करूँगा कि 5 साल का पेपर मैं एग्जामिनेशन से पहले एनालाइज कर लूँ, ठीक है, ताकि आपको इससे फ़ायदा हो, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए और भी मेहनत करने का, आपके लिए और एनालाइज करने का, ठीक है, और इससे आपको फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच।